वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एरे को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं, यूज़ में लेने के कौन से तरीके हैं, 1D एरे को हम कैसे करेंगे, 2D एरे को हम कैसे यूज़ में लेंगे, ये सारी चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे इन सी लैंग्वेज। एरे क्या है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इट यूज टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। इसकी सहायता से हम एक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं एक ऐसा वेरिएबल हो जिसमें आप एक ही बार में एक से अधिक वैल्यू स्टोर कर सकें, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। सामान्यतः वेरिएबल में हम एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो हम एक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन तब हम उसे वेरिएबल नहीं कहते, तब हम उसको एरे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को स्टोर करना हो, सभी संख्याओं को, तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो लगभग 100 नंबर स्टोर करने हैं तो 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। उनको फिर कंट्रोल करना, उनको यूज़ में लेना, उनके नाम याद रखना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। तो एरे आप समझ गए होंगे कि एरे एक ऐसा तरीका है जिससे आप मेमोरी में एक से अधिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो इसके 2 टाइप हैं। तो एरे के 2 टाइप हैं। पहला टाइप आपका 1 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 1D एरे भी कहते हैं। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसे हम 2D एरे भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, एरे का प्रयोग एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसके 2 टाइप हैं, 1D एरे और 2D एरे। अब हम देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन। एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसे कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो देखो, एरे को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके 2 तरीके हैं, या हम कहें कि 2 टाइप से 2 तरीके से हम एरे को यूज़ में ले सकते हैं। एक है कंपाइल टाइम तरीका, और दूसरा होता है रन टाइम तरीका। कंपाइल टाइम तो वो होता है जब आप प्रोग्राम को बना रहे हैं और प्रोग्राम के बनाते समय ही आपने एरे की वैल्यू डिफाइन कर दी। और रन टाइम वो होता है कि आपने सिर्फ कोडिंग लिखी है, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 2 तरीके हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो हमने देखा एरे के 2 टाइप है, 1D एरे, 2D एरे। अब हम देख रहे हैं उसके डिक्लेरेशन, कैसे हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एक तो कंपाइल टाइम से और दूसरा रन टाइम से। अब देखते हैं कि इनको कैसे हम यूज़ में लेंगे, क्या इनका तरीका है। तो ये देखिए, पहले हम देखते हैं 1D एरे के बारे में। तो 1D एरे को हम कैसे यूज़ में लेंगे, कंपाइल टाइम में। तो कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे, 1D एरे की कंपाइल टाइम में डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं सिंटैक्स। तो इसका देखिए सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है डेटा टाइप। तो सबसे पहले हमें इसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद एरे का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसका साइज़ देना पड़ेगा, और उसके बाद इसकी मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये इसका सिंटैक्स है, बिल्कुल सिंपल है। डेटा टाइप देना है, एरे का नाम देना है, साइज़ देना है और उसकी वैल्यू देनी है। समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है समझने के लिए। डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आप कंप्यूटर में किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। आप नंबर स्टोर कर रहे हैं,
इसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम डेटा टाइप कहते हैं। तो इसके लिए हमने INT का यूज़ किया। INT कमांड है, इसे हम कीवर्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो INT जो कीवर्ड है, ये डेटा टाइप का उदाहरण है। आप अगर INT लिख देंगे तो ये डेटा टाइप हो जाएगा, जिससे कंप्यूटर को पता लगेगा कि आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करना चाहते हैं। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना होता तो यहाँ पे CHR लिखते, पर अभी हम सिर्फ इंटीजर समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है एरे का नाम। तो एरे का नाम का जगह मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ARRAY एरे, तो मैंने एरे लिखा है। आप अगर आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, या ARR भी लिख सकते हैं। तो ARR लिख दिया मैंने। उसके बाद दे रखा है साइज इसका, तो साइज यहाँ पे मैंने दे दिया 3। ठीक है, इससे होगा क्या कि एरे बन जाएगा मेमोरी में, जिसके अंदर हम 3 तरह की संख्या स्टोर कर सकते हैं, 3 अलग अलग संख्याओं को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर इसको देख के समझ सकते हैं कि ये मैंने एरे बनाया और इसमें साइज दिया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें 3 ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ मेमोरी के। देखिए, पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, और ये तीसरा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखे होते, 4 लिखे होते, तो यहाँ पर एक और ब्लॉक बन जाता 4 का। पर अभी मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, इसलिए इसमें 3 ब्लॉक ही बनेंगे। अब मैंने इसमें लिखा इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे कर्ली ब्रेस कहते हैं सी लैंग्वेज में। कर्ली ब्रेस में मैंने लिखा है यहाँ पर 10, फिर कॉमा, फिर 20, फिर कॉमा, फिर 30, और फिर कर्ली ब्रेस को बंद कर दिया। तो कर्ली ब्रेस से कंप्यूटर को पता लगेगा कि आपने कहाँ से वैल्यू देना स्टार्ट किया और कहाँ पे आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू जो है एरे में स्टोर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एरे के फर्स्ट नंबर का जो ब्लॉक होगा उसमें 10, सेकंड ब्लॉक में 20 और थर्ड ब्लॉक में 30 आ जाएगा। और क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एरे के अंदर जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्लॉक जो है हमेशा 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो 0 पोजीशन पे 10, 1 पे 20 और 3 पे 30। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, और प्रोग्राम की सहायता से हमें समझ में आएगा कि कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे वॉइड मेन से हम इसको प्रोग्राम को बनाएंगे, और इसका प्रयोग इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। अगर कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो %C का हम यूज़ करते हैं, %C, %F ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम अगले प्रोग्रामों में देखेंगे कैसे इनका यूज़ करना है। अभी सिर्फ %D हम यूज़ कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे INT का प्रयोग करेंगे तो INT के साथ में आपको %D ही लगाना है। उसके बाद जो आपको प्रिंट करनी है वैल्यू वो दे देंगे, पोजीशन दे देंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एरे। अब मुझे मान लीजिए 10 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 और ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट कॉलम में है, और फर्स्ट कॉलम के लिए पोजीशन हम क्या देते हैं, 0 देते हैं कि 0 पोजीशन पे 10 है, ये सारी पोजीशन है, ये वैल्यू है, और यहाँ पे एरे का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे प्रिंट कराते समय क्या देना है, पोजीशन देनी होती है हमेशा। तो 0 पोजीशन का डेटा प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 0। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे 20 प्रिंट करना हो, तो 20 कहाँ पे, 1 पोजीशन पे है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा printf। तो यहाँ लिखेंगे printf, और यहाँ पे %D, वही कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, मैंने ही बताया आपको, और इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं %D लगाया। नंबर के लिए %D लगाते हैं। एरे का नाम दे दिया मैंने, पोजीशन दे दी मैंने यहाँ पे 1। इस तरह से। अब इससे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट कराया है, तो क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। फिर एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे हम printf, और यहाँ पर डबल कोट्स में %D, यहाँ पे फिर से हम एरे का नाम, और इसकी पोजीशन अब देंगे हम 2 पोजीशन देंगे यहाँ पर,
सारे हो गए। अब यहाँ पे आप गेट चेंज ला देते हैं। गेट चेंज फंक्शन है और इसका आप यूज़ करते हैं आउटपुट को रोक के रखने के लिए, नहीं तो आउटपुट आएगा हमें दिखाई नहीं देगा, तो वो गेट से आउटपुट को रोक के रखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, समझ लेते हैं। वॉइड मेन, इससे कंप्यूटर को पता लगेगा हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। इंटीजर एरे 3, इससे मैंने एक एरे बनाया जिसमें हम 3 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन है, यानी प्रोग्राम के अंदर ही मैंने संख्या दे दी है। जब प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू हम दे देते हैं तो उसे कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंटएफ यूज़ किया है। प्रिंटएफ क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक पहले से बना हुआ फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे प्रिंटएफ किया, क्योंकि मुझे एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंटएफ यूज़ किया। और यहाँ पे %d कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाता है। इंटीजर के साथ में हमेशा %d लगाते हैं और एरे 0, ये 0 पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा। ऐसे सेकेंड लाइन में ये एरे की 1 पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा और ये एरे की 2 पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा। तो जिसका आउटपुट होगा वो क्या आएगा, इसका जो आउटपुट है वो आएगा 10, 20 और 30। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये संख्या हमने स्टोर करी है और उसी को हमने प्रिंट करा दिया, तो ये आउटपुट आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है रन टाइम डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। 1D एरे में रन टाइम में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं 1D एरे को, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ। तो वॉइड मेन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ARR, अब जितनी संख्या आपको स्टोर करनी है उतनी, तो उतनी संख्या मुझे स्टोर करनी है। अब यहाँ पे हम वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हम रन टाइम कर रहे हैं। अगर कंपाइल टाइम होता तो यहीं पे दे देते वैल्यू, पर अभी हम वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम मैसेज देते हैं यूज़र को कि भाई नंबर डालना है इसको। तो यहाँ पे हम एंटर द नंबर, ये यूज़र इंटरफेस के लिए कि यूज़र को पता लग जाए उसको नंबर इनपुट करना है, एंटर द नंबर। अब रन टाइम में देखिए क्या करेंगे। रन टाइम के लिए एक फंक्शन है इसमें scanf नाम का, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या काम आता है, प्रिंटएफ की तरह ही होता है, ये सेम उसी तरह में यूज़ करना है, लेकिन ये रन टाइम में इनपुट लेने के लिए काम आता है। यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब स्क्रीन रुक जाएगी, कर्सर वहीं पर स्क्रीन पर रुका रहेगा, आप स्क्रीन जो भी टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और वही नंबर आपका एरे में स्टोर हो जाएगा। इसके लिए %s का scanf का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम %d लाएंगे क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, नंबर लेने रन टाइम में। अब यहाँ पे एक नया सिंबल आया, एंड का सिंबल, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एरे का नाम और पोजीशन दे देंगे 0। तो इससे क्या होगा, जो भी आप नंबर डालेंगे वो एरे की 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी। जो भी नंबर डालेंगे वो 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए एक नंबर और लेना है यूजर से, 3 नंबर लेने, अभी एक ही लिया है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे printf। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप टाइप करें स्मॉल लेटर में लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसमें सब कुछ जो भी आप टाइप कर रहे हैं सब आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द नंबर। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इस लाइन का, या ऐसे कर सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ऐसे भी आप दे सकते हैं। फिर इनपुट लेने के लिए scanf का यूज़ करेंगे। यहाँ पर %d दोबारा लगाएंगे यहाँ पर, और फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर एंड ऑपरेटर का है एड्रेस ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे एरे, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1। इस तरह से सेमीकोलन, ये सेमीकोलन होता है, ये आपको सभी लाइनों के लास्ट में लगाना है, जिससे कंप्यूटर को पता लगता है कि भाई आपकी ये लाइन पूरी हो चुकी है। और फिर से हम लिखते हैं printf एंटर द नंबर, थर्ड नंबर के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर एंटर द नंबर। ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया।
अब फिर से रन टाइम इनपुट लेने के लिए scanf, और यहाँ पर पहले की थी वही %d, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, नंबर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, अब जहाँ पे स्टोर करना है वो लिख देंगे एरे की सेकंड पोजीशन पे मुझे स्टोर करना है, ये देखिए। तो इस तरह से ये मैंने स्टोर कर लिए। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है आंसर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा printf, और यहाँ पर लिखेंगे %d, तीन बार %d लिखा, जिससे तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाए। जितनी वैल्यू हो उतनी बार %d आपको लगाना पड़ेगा, कॉमा। आप किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है आपको? एरे की 0 पोजीशन की, एरे की 0 पोजीशन, कॉमा, एरे की 1 पोजीशन, कॉमा, एरे की 2 पोजीशन, ब्रैकेट 1। ये मैंने एरे का यूज़ कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, गेट cs लास्ट में आउटपुट रोकने के लिए। ये देखिए ये प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हम देख रहे हैं रन टाइम में एरे को कैसे, 1D एरे कैसे यूज़ में लेना है। तो वो एड में से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पर एक एरे बनाया 3 साइजेस में, 3 ब्लॉक हैं मेमोरी में। एंटर द printf, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर ऐसा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर एंटर द नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद आप सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन scanf का, ये क्या काम करेगा? ये कर्सर को रोक के रखेगा स्क्रीन पर, यहाँ पर से कर्सर आपका ब्लिंक करता रहेगा, और जब आप नंबर डालेंगे तो वो नंबर आपका इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, 0 पोजीशन पे। तो यहाँ पर 10 लिखा तो 10 एरे की 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर लिखा आपने printf एंटर द नंबर, तो ये लाइन स्क्रीन पर दोबारा से आ जाएगी, एंटर द नंबर, ठीक है। फिर से आपने यहाँ पे यूज़ किया scanf का। scanf क्या करेगा? फिर से कर्सर को रोक के रखेगा, तब तक रोक के रखेगा कर्सर, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप कोई नंबर नहीं डाल देते। और जैसे ही आप नंबर डालेंगे, आपने 20 लिखा, एंटर किया, तो ये नंबर जो है एरे 1 में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, printf एंटर द नंबर, ये लाइन फिर से लिखी हुई आ जाएगी स्क्रीन पर, एंटर द नंबर, और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। आगे हमने scanf लगा रखा है, इसके कारण कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, और जो भी नंबर डालेंगे वो एरे की 2 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। मैंने लिखा 30, तो 30 एरे की 2 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। तो ये था रन टाइम में इनपुट, यानी जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, चल रहा होगा, उस समय हम जो वैल्यू डालेंगे, नंबर डालेंगे, वो एरे में स्टोर हो जाएगी। तो ये आपका रन टाइम डिक्लेरेशन कहलाता है। अब वैल्यू स्टोर हो गई एरे में, उसको प्रिंट कैसे कराएंगे? तो प्रिंट कराने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे printf का यूज़ किया है। तो printf से क्या होगा? ये देखिए 3 बार %d लगाया है, क्योंकि 3 वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। जितनी वैल्यू प्रिंट करनी हो उतनी बार %d लगाएंगे यहाँ पे। और जिस पोजीशन से आपको डेटा लेना है, तो मेरे 0 से लेना है, उसके बाद 1 से लेना है, उसके बाद 2 से लेना है, तो जो भी पोजीशन आप दे देंगे उस पोजीशन का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 दिया है, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट है ये 10 20 और 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम रन टाइम में 1D एरे का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को कंपाइल टाइम में कैसे यूज़ में लेते हैं? अभी तक हमने देखा कि भाई एरे के 2 टाइप है, 1D एरे और 2D एरे। 2 तरह से डिक्लेयर करते हैं, कंपाइल टाइम में और रन टाइम में, ठीक है। 1D एरे हम देख चुके हैं कि 1D एरे को कैसे यूज़ में लेना है। अब हम देख रहे हैं 2D एरे को हम कैसे यूज़ में लेंगे। तो 2D एरे को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स का क्या है? डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, रो का साइज, कॉलम का साइज, रो की वैल्यू, कॉमा, कॉलम की वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स यानी लिखने का जो तरीका होगा, फॉर्मेट होगा, वो इस तरह से रहेगा। अब इसका एग्जांपल कैसे है, किस तरह से हम इसको यूज़ में लेंगे? तो देखिए डेटा टाइप जो है उसकी जगह हमने लिख दिया INT। ये मैंने आपको बताया INT एक कीवर्ड है और डेटा टाइप कहलाता है ये। और अगर आपको डेटा टाइप के विस्तार से देखना हो तो इसके लिए अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है, डेटा टाइप का अलग से वीडियो है, उसको आप देखिए तो आपको डेटा टाइप टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें समझना है कि डेटा टाइप क्या है। INT को डेटा टाइप कहता है, INT की डेटा टाइप है और इससे हम एरे बना सकते हैं।
यहाँ पे मैंने एरे का साइज दे दिया 2 और 3, तो 2 यहाँ पे ये इसे 2 रो बन जाएगी। ये देखिए एक रो ये रो, इस तरह से मेमोरी में 2 रो हो जाएंगी। अगर 3 लिख दूंगा यहाँ पर मैं तो 3 रो बन जाएंगी, 4 लिख देंगे तो 4 रो बन जाएगी। तो जितने आप रो यहाँ पे लिख देंगे उतनी ही रो बन जाएगी। इसीलिए हम 2D एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, क्योंकि जितने चाहे उतने आप डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने दिया कॉलम का साइज। इस तरह की कितने कॉलम आप चाहते हैं, आपने 3 लिखा तो 3 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद यदि हमने वैल्यू इक्वल टू लगाया हमने और ब्रैकेट में, अब देखो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद में ये रो की जो संख्या होगी उसमें भी देखो इस तरह से ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है पूरा। तो ये जो वैल्यू लिखी है मैंने 10, 20, 30, ये आपके आ जाएगी फर्स्ट नंबर की रो में, यानी 0 पोजीशन की जो रो है उसमें आपके 10, 20, 30 ये स्टोर हो जाएंगे। और ये जो है आपके 40, 50, 60 ये आपकी सेकंड नंबर की रो में इस तरह से ये देखिए पूरा हो जाएगा 40, 50, 60 ये पूरा इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आपकी दोनों रो भर गई, तो एरे आपका 2D एरे पूरा फिल हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम है, यानी प्रोग्राम बनाते समय ही अगर हम एरे के अंदर वैल्यू दे देते हैं तो वो आपका कंपाइल टाइम कहलाता है। अब इसका प्रोग्राम हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो इसकी प्रोग्राम को समझ लेते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसका। तो वॉइड मेन से हम प्रोग्राम बनाएंगे। वॉइड मेन लिखा मैंने, उसके बाद INT से मैंने एरे का नाम देता हूँ INT एरे। इसका साइज दे दिया मैंने यहाँ पे 2 और कॉलम दे दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे। अब वैल्यू आपको देनी है तो उसके लिए पहले तो हम कर्ली ब्रेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेस ओपन किया, कर्ली ब्रेस क्लोज किया, लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कर्ली ब्रेस के अंदर हमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू देनी है। कैसे देंगे, कर्ली ब्रेस लगाया, मैंने लिख दिया 10, फिर लिखा मैंने 20, फिर 30 और ये कर्ली ब्रेस 1। तो देखिए ये तो एक रो फिल हो गई। सेकेंड रो आपको फिल करनी है, तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाया, यहाँ पर आगे की वैल्यू जो भी आप नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10, 20 ही लिखना है, कोई भी अपने मन से आप नंबर इसमें लिख सकते हैं। ये मैंने सेम नंबर लिया जिससे आसानी से समझ में आ सके आपको। और ये इसको बंद कर देते हैं कर्ली ब्रेस को। तो ये देखिए इस तरह से करने से ये पूरा आपका फिल हो जाता है। तो ये जो था ये तो था कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम हम इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे नहीं मुझे कंपाइल टाइम में नहीं लेना, मुझे तो इसको रन टाइम में यूज़ में लेना है, तो रन टाइम में यूज़ में लेने के लिए आपको ये पूरा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और ये देखिए इस तरह से रन टाइम में लेने के लिए यूज़र से हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा printf और यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटर द नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। अब इसमें भी देखिए हम scanf का यूज़ करेंगे। यहाँ पर scanf का मैंने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। वही %d मैंने लगाया यहाँ पर और यहाँ पर मैं पोजीशन दे दूँगा। एड्रेस सॉफ्टवेयर लगाना पहले, उसके बाद एरे यहाँ पे 0 पोजीशन, 0 रो और 0 कॉलम ये हम लिखेंगे, ठीक है। 0 रो और 0 कॉलम लेने से ये देखिए इस तरह से ये आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फिल हो जाएगा। उसके बाद अगला आपको फिल करना है। मैं इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आसानी रहेगी थोड़ी सी। ये देखिए इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब बस मुझे करना क्या है, पहले हम 0 नंबर की रो जो है उसको पूरा फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अब 1 की जगह कर देता हूँ 2। तो ये जो थी आपकी जो आपकी रो थी वो पूरी फिल हो चुकी है। यानी हम ये वाली बात करें, ये वाली जो रो है आपकी वो पूरी फिल हो चुकी है, ठीक है। तो 0 नंबर की रो पूरी फिल हो चुकी है। अब इसके लिए अगली रो फिल करनी है, तो सेम वही पेस्ट कर लेते हैं। बस मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको 1 करना है। यानी जो सेकंड नंबर की रो होगी, 1 नंबर की जो रो है उसमें डेटा भरना चालू होगा। फिर से मैंने पेस्ट किया
तो यहाँ पे 1 करना है और यहाँ पे भी 1 करना है। ठीक है, ये कैसे, ये देखिए 1 नंबर में फिल कर रहा हूँ मैं, तो 1 का 0 1 फिर उसके बाद 1 उसके बाद 1 और 2, यानी इसका एड्रेस क्या होगा 1 0 होगा, इसका एड्रेस क्या होगा 1 और 1 होगा, और इसका एड्रेस क्या होगा 1 और 2 होगा। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया सामने। एक बार और पेस्ट मुझे करना है, और यहाँ पे देखिए 1 नंबर की रो और यहाँ पर 2 नंबर का कॉलम। तो अगर आप देखें तो देखिए मैंने प्रोग्राम में क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाया 2×3 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द नंबर लिखा। ये देखिए स्क्रीन पे आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, एंटर द नंबर प्रिंट हो जाएगा। स्कैनएफ में मैंने दिया, ये 0 नंबर की रो फिल कर रही है, यहाँ पे 0 नंबर की रो, 0 नंबर की रो, 0 नंबर की रो। ठीक है, उसका 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो ये कर्सर को रोक के रखेगा, और जो भी हम नंबर डालेंगे वो सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ तक के सारे नंबर इस वाले से स्टोर हो जाएंगे एरे के अंदर। नेक्स्ट जो है इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी हम 1 नंबर की रो में डेटा डाल रहे हैं, और ये उसके कॉलम दे दिए 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। इसके लिए ये वाला आउटपुट है, देखिए ये सारा जो भी डेटा है पूरा आपका ये इससे स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 20 30 40 50 60 सारे नंबर जो हैं इस प्रोग्राम के थ्रू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। इसका लास्ट में गेट शेयर्स लगा देंगे और आउटपुट को गेट शेयर्स यहाँ पे। तो इस तरह 2D एरे का हम यूज़ करेंगे। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एरे के 2 टाइप होते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल। डिक्लेयर करने के 2 टाइप बताए हमने। एरे को 2 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कंपाइल टाइम में और रन टाइम में। कंपाइल टाइम में हम डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर वैल्यू दे सकते हैं, जबकि रन टाइम में अगर वैल्यू डालनी हो आपको तो हमें स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह 2D एरे का हमने सिंटैक्स देखा, 2D एरे के अंदर हमें इस तरह से कंपाइल टाइम में यूज़ करना है, और रन टाइम में अगर हमें यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ेगा, और रो और कॉलम की दोनों की पोजीशन देनी पड़ेगी। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।